Hello students, so today we are going to start third lecture of basic mathematics. ठीक है, एंड आई होप आपने इससे पहले के दोनों लेक्चर अच्छे से कवर किए होंगे और स्टिल कोई डाउट रहता है देन फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है, ऑन कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट हमारा आज का जो पॉइंट है वो है डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपने सर डिविजिबिलिटी का कुछ बताया था, तो वहाँ पे एक्चुअली में हमने डिविजिबिलिटी की 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, राइट. कि इफ़ वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी एंड बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाई अनदर नंबर सी, देन सम ऑफ दोज नंबर्स यानी कि a प्लस बी और डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स यानी कि a माइनस बी विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई थर्ड नंबर सी. इस टाइप से मैंने 3 आपको डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी बताई थी. बट यहाँ पे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल की बात करने वाले हैं. डिविजिबिलिटी रूल की बात क्या करने वाले हैं तो वो देखते हैं हम लोग एक एक. तो पहला है अ नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2. मतलब अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसको आप पहचानोगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है. तो उसकी कंडीशन होती है कि इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन नंबर. अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है. ठीक है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं. उसके बाद अब हम बात करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है. 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया हो, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, अगर उसकी सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा. जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मैंने एक नंबर लिया 1 2 5 1 2 5 7. ठीक है, ये एक नंबर लिया मैंने. ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं. तो मैंने क्या बोला, आप इस नंबर की सारी डिजिट्स का सम निकाल लो. तो सम निकालो 1 + 2 3, 3 + 5 3 + 5 8, 8 + 7 15. तो इस नंबर की सारी डिजिट्स का सम आया 15. अब आप 15 को 3 से डिवाइड करके देखो. 15 को 3 से डिवाइड करके देखो तो कितना आएगा, 5 आएगा. तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया. नाउ वी कैन से कि दिस नंबर will also be divisible by नंबर 3. ठीक है, ये है प्रॉपर्टी. क्या बात समझ में आ रही है. अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आपको कोई भी नंबर दिया रहे, ये तो मैंने समझाने के लिए छोटा नंबर्स लिया था, आप कोई भी बड़ा नंबर ले लो. ठीक है, और आप क्या करो, आपको अगर चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप या तो एक काम कर सकते हो भाई, उस नंबर को सीधे सीधे डिवाइड करो. बट अगर आपको डिवीज़न पसंद नहीं है कि भाई नंबर बहुत बड़ा है, कौन करे इतना बड़ा डिवीज़न, तो आप क्या करो, उस नंबर की सारी डिजिट का सम करो. अगर उस नंबर की सारी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर भी पक्का 3 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ पे देखो मैंने इसकी सारी डिजिट का सम किया, 15 आया, एंड 15 इज डिविजिबल बाई 3. अब आप इस नंबर को भी डिवाइड करके देख लेना, 1 2 5 7 को 3 से डिवाइड करके देख लेना, ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3. उस नंबर की सारी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट. 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 2 3 0 5 9 7 8 4 1 2. ये देखो एक बहुत बड़ा नंबर है. ठीक है, मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा. तो एक तरीका तो ये है कि भाई आपको कोई डिविजिबिलिटी रूल पता ही नहीं है, तो आप इसको पूरा डिवाइड करोगे. तो डिवाइड करने में तो टाइम लगेगा ना. अब भाई जेई क्या मांगता है, जेई मांगता है आपसे कि आप, ऐसा नहीं है कि जेई के क्वेश्चंस को अगर आप घर पे बैठ के करोगे ना तो आप कर ही लोगे आराम से, 5-6 घंटे में कर लोगे पूरा पेपर. लेकिन आपको वो 3 घंटे के अंदर करना है, तो आपको छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी ट्रिक्स पता होनी चाहिए. ठीक है ना, तभी आप उसको विद इन अ टाइम कर पाएंगे. और वो लोग भी यही डिमांड करते हैं. वो ये नहीं करते कि आप बैठ के बस लगे हुए हो और मतलब लगे ही हुए हो. ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो मतलब एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आप इस नंबर को डिवाइड करोगे, आई थिंक सब डिवाइड कर लेंगे, डिवीजन सबको आता है. बट बात ये आती है कि यार आप इसको देख के बता पाए, नंबर को देख के बता पाए कि ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं. उसके लिए हम ये सब बातें पढ़ रहे हैं और ये सब चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं. तो मैंने क्या लिखवाया कि अगर किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा. तो देखो लास्ट की 2 डिजिट क्या है आपकी, 12. क्या 12 4 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है. तो अब तुम खुद ही सोचो, क्या पूरे नंबर को डिवाइड करना
जो है वो ज़्यादा आसान है, या लास्ट की 2 डिजिट बस चेक कर लो, ऑब्वियस बात है लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है। तो ये याद रखना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट्स जो है शुड बी डिविजिबल बाई 4, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4, ठीक है, याद रहेगा। 5 का तो सबको ही पता है, लास्ट की डिजिट जो है वो या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है, अ नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो देखो यार सीधा सीधा है। एक तो आपका अगर नंबर को 6 से डिविजिबल होना है तो 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, यानी कि नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उनको कंबाइन कर दोगे तो किसका डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा, 6 का बन जाएगा। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, तो ये देखो लिखा हुआ है इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, ये देखो लिखा है सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। तो अगर मैं 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कंबाइन कर दूंगा तो वो किसका डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा, 6 का बन जाएगा। कुछ भी नया नहीं है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद 7 का थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपको शायद याद रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। 7 का देखो क्या होता है, a number is divisible by 7 if units place digit is multiplied by 2, ठीक है। मतलब कोई नंबर है, ठीक है, उसके जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड इज डिविजिबल बाई 7। मतलब इन्होंने क्या बोला कि कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। एक मैं कोई छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, मान लो मैंने लिया 6 3 और 9 1, ठीक है, ये एक नंबर है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है, प्रोसीजर क्या है 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने का, इन्होंने बोला जो यूनिट डिजिट है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2। अब इस 2 को रिमेनिंग डिजिट से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो रिमेनिंग डिजिट कौन कौन सी है, 6 3 9। तो अगर मैं 6 3 9 में से 2 को माइनस कर दूं कितना बचेगा, 7 3 6, ये बचा। तो अगर ये जो नंबर बचा है ये 7 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर ही आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप 637 को जरा डिवाइड करके देख लो भाई 7 से, तो देखो ये कैंसिल होगा, 7 9 जा 63, फिर 7 बचा, 7 1 जा 7। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने बता दिया जस्ट फॉर नॉलेज, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 3 4 5 6 ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता होते हैं। तो 7 का भी जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रहेगा, अगर आपको 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आप क्या करो, उस नंबर का जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और फिर वो जो नंबर आए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर दो। जब रिमेनिंग डिजिट में से माइनस करने पे जो नंबर आएगा फाइनली, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो फिर आपका ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। आई होप क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट है 8 की डिविजिबिलिटी, ये भी बहुत आसान है। जैसे 4 के लिए क्या था, 4 के लिए हमने बोला था कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 8 के लिए क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक नंबर देता हूँ 2 0 3 5 8 9 6 1 4 2 5, ठीक है, और 1 2 0, ये देखो एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर आपको चेक करना है नंबर इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट, तो आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करोगे, आप सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लो। तो 120 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो आई थिंक ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और कितना बचेगा 15। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अगर लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है तो फिर पूरा नंबर भी जो होगा वो क्या होगा, वो 8 से डिविजिबल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो ये ध्यान रखना। तो 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, सही है। उसके बाद 9 का, तो 9 का जैसा 3 का होता है वैसा 9 का होता है। 3 का मैंने क्या बताया था कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं।
5609 और 72। ठीक है, ये देखो एक नंबर है, आपको ये चेक करना है दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9 और नॉट। तो हमने क्या किया, सारे डिजिट को सम कर लो। तो 5 6 11, 11 और 0 11 ही रहेगा, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 7 27, 27 और 2 27 और 2 कितना हो गया 29। तो देखो इनका सम आया 29। ठीक है, अब आप इसको 9 से डिवाइड करके देखो, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो यहाँ पे हम बोलेंगे नॉट डिविजिबल बाई 9। ठीक है, जो सम ऑफ डिविजिबल जो सम ऑफ डिजिट्स था, इस नंबर की जो सम ऑफ डिजिट्स थी वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि दिस नंबर विल ऑल्सो नॉट बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। 9 के लिए सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। 10 का तो सबको ही पता है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। ठीक है, 10 का सबको पता है। 11 का देखो, ये इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है आपको। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल और डिफर बाई अ नंबर डिविजिबल बाई 11, देन इट विल बी डिविजिबल बाई 11। ठीक है, ठीक है, देखो क्या बोला है इन्होंने। तो एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 2 3 0 5, ठीक है, और 9 और 3। ठीक है, ये देखो एक नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है एंड वी हैव टू चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11 और नॉट। तो अभी मैंने देखो क्या लिखवा है आपको कि आप जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट लिखी है उनका सम निकालो, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट लिखी है उनका सम निकालो और उनका डिफरेंस देखो। ठीक है, ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम और इवन प्लेसेस की डिजिट्स के सम का डिफरेंस निकालो। अगर वो डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 का मल्टीपल आ जाए, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो देखो ये देखो इनका सम करो और इनका सम करो। ठीक है, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम करो, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम करो। देखो 2 0 2 प्लस 9 11 आ गया, 3 प्लस 5 8 8 प्लस 3 11 आ गया। तो 11 माइनस 11 0। ठीक है, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम निकाला, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम निकाला और उनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। नाउ वी कैन से कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा होता कि जो ऑड नंबर पे प्लेसेस है और जो इवन नंबर पे प्लेसेस है उनके सम का जो डिफरेंस आता, अगर वो कोई 11 का मल्टीपल आ जाता, तब भी हम क्या बोलते कि नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 5 9 7 6 1 0 2 1, कितने डिजिट हो गए, 2 4 6 8 10 और ये एक और लेते हैं ये। ठीक है, तो देखो इनका सम निकालते हैं इनका। ठीक है, और इनका सम निकालते हैं इनका। सम देखो 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 6 11 प्लस 6 कितना होगा आपका 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 0 17, 17 प्लस 1 18, तो ये 18 आ गया। ठीक है, इनका सम करो 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 1 13, 13 और 2 13 और 2 कितना हो गया आपका 15, 15 और 5 15 और 5 20, तो इनका 20 आ गया। तो ये 20 आ गया, तो 20 माइनस 18 कितना आ गया आपका 2। तो ना तो ये 0 आया और ना ही ये 11 का मल्टीपल आया। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना आपका 2 5 9 7 6 1 0 2 1 5, दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाई 11। आप चेक करके देख लेना। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार और लास्ट बार
कि अगर आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आप क्या करो, जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स है उनका सम निकालो, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स है उनका सम निकालो, और उनके सम का डिफरेंस चेक कर लो, या तो वो 0 आ जाना चाहिए या कोई 11 का मल्टीपल आ जाना चाहिए, देन वी कैन से कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसा कि सेकंड एग्जांपल में हुआ कि जब हमने इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकाला और जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम निकाला, और उनका जो डिफरेंस है वो 2 आया, जो कि ना तो 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। ठीक है, क्लियर है? ओके। 13 का देखो, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसको भी याद रख सकते हो आप। 13 में क्या बोला है कि अगर कोई नंबर दिया, ठीक है, 13 का थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि 7 जैसा है कुछ, ठीक है। तो 13 में इन्होंने देखो क्या बोला कि जो भी नंबर है आपको चेक करना है कि वो नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 4 टू द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करोगे एंड ऐड विद द रिमेनिंग डिजिट्स। If the result is divisible by 13, then it is also divisible by 13। 7 में क्या किया था, एक बार मैं रिवाइंड करवा देता हूँ। 7 में क्या किया था हमने कि अगर मुझे चेक करना है कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, उसकी यूनिट डिजिट मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा उसको रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर दूंगा, और माइनस करने पे जो फाइनली मुझे नंबर मिलेगा, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो ओवरऑल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल था। 13 में क्या इन्होंने बोला कि जिस भी नंबर की आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं, आप उस नंबर का यूनिट डिजिट लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, और जो भी नंबर आए 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रिमेनिंग डिजिट में ऐड कर दो। ऐसा करने पे जो नंबर आएगा अगर वो 13 से डिविजिबल है तो आपका ओवरऑल नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक नंबर लेते हैं कोई, ठीक है, एक नंबर लेते हैं। नंबर क्या लिया जाए, चलो एक नंबर लिया 16926, ये नंबर है। ये हमें चेक करना है कि ये 2 से सॉरी, हमें ये चेक करना है कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैंने क्या बोला, जो यूनिट डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। यूनिट डिजिट है 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24। बोलो ठीक है। अब इस 24 को आप क्या करो, रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर दो। रिमेनिंग डिजिट क्या बची, ये 1692। तो 1692 में से 24 माइनस करो, देखो कितना आता है। 12 में से 4 माइनस करोगे 8, फिर ये 8 बचा, 8 में से 2 गया 6, और ये बचा 16, तो ये बचा 1668। ठीक है, अब आप इसको 13 से डिवाइड करके देखो, तो इसको 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 13 बन जाए 13, 3 बचा 36 हो गया, और 36 हो गया तो 13 2 जा 26। अब कितना बचा, 10 बचा, क्योंकि 36 था और 2 बार डिवाइड हुआ है, 26 ही हुआ है, तो 10 बच गया। 10 और 8 कितना हो गया, 108। अब 13 को 108 से डिवाइड करोगे तो 13 को 108 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, आई थिंक सो। अच्छा सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी बच्चों, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। देखो हमें क्या करना था, अगेन एक बार देख लो, हमें क्या करना था कि जो भी नंबर दिया है, ठीक है ना, उसकी यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना था। 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 4 24 हो गया। फिर मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई 4 टू द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करो एंड ऐड विद द रिमेनिंग डिजिट। ठीक है ना, जो रिमेनिंग डिजिट बची है उसमें ऐड करना था, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ऐड सब्ट्रैक्ट किस में करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है 7 के डिविजिबिलिटी रूल में, 13 के डिविजिबिलिटी रूल में ऐड करना होता है। तो इनको ऐड करो, 2 + 4 6, 9 + 2 11, 1 बचा, एक इधर आ गया 7, और ये बचा, तो 1716 ये बचा। अब इसको 13 से डिवाइड करके देखो डिविजिबल मतलब डिवाइड होता है या नहीं। तो 13 से इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, 13 बन जाए 13, कितना बचा, 17 में से 13 गया 4 बचा, 41 हो गया। 13 3 ज़ा 39, तो 41 में से 39 गया, कितना बचा, 2 बचा, 26 हो गया, और 13 2 ज़ा 26, ये देखो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है बस। देखो बाकी तो बहुत सिंपल है, ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करवा देता हूँ सारा, क्योंकि ये याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है अगर आपको चीज़ें याद रहती हैं तो।
2 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट की डिजिट जो है वो या तो 0 हो या 5 हो। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो वो 6 का डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर कोई नंबर है जिसकी आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाई 7 और नॉट, तो आप क्या करोगे, उस नंबर का यूनिट डिजिट लोगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा उसको आप रिमेनिंग डिजिट्स में से माइनस कर दोगे, और ऐसा करने पे जो नंबर आएगा, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो आपका ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, जो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था। उसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स लिखी हैं उनका सम करो, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट लिखी हैं उनका सम करो, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, वो या तो 0 आना चाहिए या कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देन वी कैन से द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11। उसके बाद 13 पे आते हैं। 13 का क्या रहता है, जिस भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करें उसके यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर आएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे उसको रिमेनिंग डिजिट में आप ऐड कर दो, और ऐड करने पे जो नंबर आएगा अगर वो 13 से डिविजिबल है तो आपका ओवरऑल नंबर भी क्या होगा, 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगी मेरी बात। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल नंबर्स ऑफ द टाइप 2, 3, 5 ए दोज आर डिविजिबल बाई 4। तो इन्होंने बोला है कि एक नंबर दिया है आपको 2, 3, 5 ए, आपको बताना है इस टाइप के सारे नंबर बताने हैं जो 4 से डिविजिबल हो। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखो अब ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, बिकॉज ए लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट देखो क्या क्या होंगी, 50, 51। लास्ट की 2 डिजिट की बात चल रही है क्योंकि वही हमें डिसाइड करके बता देगा कि वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 तो नहीं होगा क्योंकि उससे पहले वाली डिजिट तो 5 ही है ना। हमको तो सिर्फ ए की वैल्यू रखनी है कि ए की क्या क्या वैल्यू रखें कि नंबर जो है वो आपका 4 से डिविजिबल हो जाए। तो अब देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चों, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अब क्या 50 डिविजिबल है 4 से, नहीं है। 51 है, नहीं है। 52 है, यस। 53 है, नहीं है। 54 नहीं है। 55 नहीं है। क्या 56 है, यस। 57 नहीं है। 58 नहीं है। 59 नहीं। ठीक है, तो केवल 52 और 56 ही 2 नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 2, 3, 5 ए टाइप के नंबर हमें बताने थे तो 2 नंबर हमारे पास आ जाएंगे, 2, 3, 5, 2 एंड 2, 3, 5, 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? दीज आर द 2 नंबर्स, दीज आर द ओनली 2 नंबर्स विच आर ऑफ द टाइप 2, 3, 5 ए, दोज आर डिविजिबल बाई 4। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो 4 की डिविजिबिलिटी का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसलिए वो जो डिविजिबिलिटी वाले जो भी हमने सारे पॉइंट लिखवाए हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑल द नंबर्स ऑफ द टाइप 2, 3, A, 7, B, दोज आर डिविजिबल बाई 40। ठीक है, तो अब मुझे 2, 3, A, 7, B टाइप के वो सारे नंबर बताने हैं जो 40 से डिविजिबल हो। तो देखो भाई, अगर किसी नंबर को 40 से डिविजिबल होना है तो उसको किससे डिविजिबल होना चाहिए। 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 × 5, 40 को मैं 8 × 5 लिख सकता हूँ। बोलो भाई, ठीक है।
तो नंबर यानी कि वो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नंबर ढूंढना है मुझे जो 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अगर वो दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 40 से भी डिविजिबल होगा। तो अभी हमें इस नंबर को चेक करना है, ठीक है, 2 3 A 7 B। अब देखो, अगर मैं 5 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट की डिजिट जो है वो या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आप एक केस 1 बनाते हैं, केस 1, ठीक है ना। केस 1 ये है कि अगर नंबर को 5 से डिविजिबल होना है, ठीक है ना, इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, अगर नंबर को 5 से डिवाइज होना है, if number is divisible by 5 then last digit should be then last digit should be 0 और 5, इनमें से तो कोई एक होना चाहिए, क्योंकि भाई हमें वो नंबर चाहिए जो 40 से डिविजिबल है। अब 40 से डिविजिबल कब होगा? जब वो 8 से डिविजिबल हो या फिर मतलब 8 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो हमने कहा चलो पहले 5 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं, फिर 8 पे आते हैं। तो अगर इस नंबर को 5 से डिविजिबल होना है तो लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब लास्ट डिजिट जो है, मतलब जो B है, B की वैल्यू 0 या फिर 5, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि अगर मान लो B की वैल्यू 5 हो गई, अगर B की वैल्यू 5 हो गई तो लास्ट डिजिट तो ऑड हो गई, और लास्ट डिजिट अगर ऑड होगी तो 8 से तो डिविजिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि जो लास्ट डिजिट है वो 5 तो नहीं हो सकती। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अगर लास्ट देखो 5 से डिविजिबल होने के लिए इस नंबर की लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होनी चाहिए, यानी B की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तभी जाके वो 5 से डिविजिबल होगा। फिर मैंने सोचा कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो गई तो फिर तो वो ऑड नंबर हो गया, और ऑड नंबर कभी भी 8 से डिविजिबल हो नहीं सकता, बिकॉज 8 इज एन इवन नंबर। तो लास्ट डिजिट 5 नहीं हो सकती। तो फिर ये कंफर्म हो गया कि लास्ट डिजिट जो है यानी B की वैल्यू जो है वो 0 ही होगी। B की वैल्यू कंफर्म हो गई कि 0 होगी। अब हम A की वैल्यू पे आते हैं, यानी कि अब हम बात करेंगे कि जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो रहा है तो उस बात की कंडीशन क्या होगी। 5 का तो देखो फिक्स हो गया कि भाई 5 के लिए लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी, बट 5 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर लास्ट डिजिट 5 हो गई तो नंबर बन जाएगा ऑड, और ऑड नंबर 8 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो B की वैल्यू आप 5 नहीं ले सकते, B की वैल्यू फिक्स है 0। अब A की वैल्यूज पे आते हैं। तो A की वैल्यूज क्या क्या रख सकते हो? तो देखो भाई A की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। A की वैल्यू आप रख सकते हो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ऑप्शन है आपके पास A की वैल्यू के लिए। तो हमने कहा चलो रख के देखते हैं। तो देखो क्या क्या होगा। पहला नंबर बन जाएगा 2 3, A की वैल्यू 0 रखी, 0 7, और B की वैल्यू तो फिक्स है 0। फिर दूसरा नंबर हो जाएगा 2 3 1 7 0। फिर तीसरा नंबर हो जाएगा 2 3 2 7 0। चौथा नंबर हो जाएगा आपका 2 3 3 7 0। फिर आपका फिफ्थ नंबर हो जाएगा 2 3 4 7 0। फिर हो जाएगा 2 3 5 7 0। फिर हो जाएगा 2 3 6 7 0। हो जाएगा 2 3 7 7 0। फिर 2 3 8 7 0, और लास्ट नंबर हो जाएगा 2 3 9 7 0। ये आपके टोटल इतने पॉसिबल केसेस हैं। दिस इज नॉट द आंसर। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि A की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक रखोगे इतने पॉसिबल केसेस आएंगे। अब आपको ये चेक करना है कि इन पॉसिबल केसेस में वो कौन से नंबर है जो 8 से डिविजिबल होंगे। और 8 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो लास्ट की 3 डिजिट देखो, ये क्या ये 8 से डिविजिबल है? मतलब 0 7 0, यानी 70 8 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। 170 को देखो, क्या ये 8 से डिविजिबल है? आप डिवाइड करके देखना, ये डिवाइड नहीं होगा। 270, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो इसको 8 से डिवाइड करके देखना, नहीं होगा। 370, क्या ये 8 से डिविजिबल है? इसको भी 8 से डिवाइड करके देखना, नहीं होगा। 470, क्या ये 8 से डिविजिबल है? इसको आप डिवाइड करके देखना, तो ये जो है ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 570, क्या ये 8 से डिविजिबल है? इसको करके देखना, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये 670, क्या ये 8 से डिविजिबल है? ठीक है ना, तो ये भी शायद डिविजिबल नहीं होगा।
770 क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो आई थिंक ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 870 क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो आप इसको चेक करना, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 970 क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो आई थिंक ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक भी नंबर 8 से डिविजिबल नहीं निकल रहा है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है हमने। तो देखो हमें चेक करना था, एक नंबर है 23A7B टाइप का, ठीक है 23A7B टाइप का नंबर है, और हमें चेक करना है कि ये 40 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 40 को मैंने ब्रेक कर लिया 8 × 5 में। तो अगर इस नंबर को 40 से डिवाइड होना है तो इसको 8 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 5 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो पहले 5 का क्राइटेरिया देखते हैं। 5 का क्राइटेरिया क्या होता है कि लास्ट की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, मतलब b की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 5 हो सकती है, अगर उसको 5 से डिवाइड होना है। तो फिर मैंने कहा b की वैल्यू 5 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर b की वैल्यू 5 होगी तो नंबर ऑड बन जाएगा, और अगर नंबर ऑड बन गया तो वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 हटा दिया, हमने कहा b की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है b की वैल्यू 0 होने की पॉसिबिलिटी है। फिर हमने कहा a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो a के लिए इतने ऑप्शन थे 0 से लेके 9 तक। जब मैंने a की वैल्यू 0 से लेके 9 तक रखी और b की वैल्यू तो फिक्स है 0 ही हो सकती है अगर होना होगा तो ये हमारे पास कितने नंबर आ गए, टोटल 10 नंबर्स आए। इन 10 नंबर्स को फिर हमने चेक किया, 8 की डिविजिबिलिटी चेक की। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक भी नंबर नहीं मिला जो 8 से डिविजिबल हो। तो फिर हम बोल सकते हैं कि 23A7B टाइप का कोई भी नंबर नहीं है, नो नंबर ऑफ सच टाइप which will be divisible by 40। ठीक है, ऐसे टाइप का कोई नंबर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो 40 से क्या हो, डिविजिबल हो। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, डिविजिबिलिटी के देखो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं अच्छे खासे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और अगर कोई डाउट है, और देखो क्वेश्चन करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको शायद पहले भी किसी लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब भी आप इन वीडियोस को देखें तो ऐसा नहीं है आप बस देखते ही जा रहे हो। जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, जब कोई थ्योरी पढ़ाई जा रही है, कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, तब तो आप उसको समझो अच्छे से, ठीक है ना। बट जब क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि आप मतलब मैं बता रहा हूँ आप बस नोट करते जा रहे हो, आपको नोट नहीं करना है। आपको पहले पॉज करना है वीडियो को, पहले खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करना है, सोचना उसके बारे में, और देखना है क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, बट ट्राई करना है, ठीक है। और अगर ट्राई आपने किया और बाई चांस मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया और वो सही हो गया, क्योंकि बाद में आप सॉल्यूशन देखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर गलत भी हो जाता है तो आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो कि आपने क्या गलती की, या आपने जो है वो किस तरीके से सोचा। मतलब जो मैंने जिस तरीके से मैं बताऊंगा, मैं जब सॉल्यूशन बताऊंगा आप सोचो कि आपके सोचने के तरीके में कहाँ पे डिफरेंस आया। बात समझ आ रही है? तो तभी आप सीखोगे, अदरवाइज आप सॉल्यूशन कॉपी करते रहोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो पॉज करके, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले ट्राई करना है। अगर नहीं होता है देन आप सॉल्यूशन देखो और अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, ताकि वो मिस्टेक्स आगे फिर किसी क्वेश्चन में ना हो, ठीक है। तो जब आप ऐसे धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स को कम करते चले जाओगे, वो लास्ट टाइम तक सब एकदम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल नंबर्स ऑफ द टाइप 2, 3A7B दोज आर डिविजिबल बाई 15। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि 2, 3A7B टाइप के वो सारे नंबर बताओ जो 15 से डिविजिबल है। तो अगेन मैंने देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, 15 को मैंने ऐसे लिखा 5 × 3। तो अगर इस नंबर को 15 से डिविजिबल होना है तो उसको 5 से भी डिविजिबल होना होगा, 3 से भी डिविजिबल होना होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर 5 से डिविजिबल होना है, ठीक है, इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, अगर नंबर को 5 से डिविजिबल होना है, ठीक है। तो पहला केस क्या होगा, पहले 5 के लिए हम लोग लिख रहे हैं कि जो b की वैल्यू है 5 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए या 5 होनी चाहिए। तो केस 1 है कि b की वैल्यू 0 है, और केस 2 है कि b की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। यही दो केस हो सकते हैं b के हिसाब से।
अच्छा, अब अगर b की वैल्यू 0 है तो फिर a की वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकती है, क्योंकि हमें ओवरऑल तो नंबर क्या चाहिए जो 15 से डिविजिबल हो। तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए तो देखो 5 से अगर डिविजिबल होना है, अगर नंबर को 15 से डिविजिबल होना है तो 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा, और 5 से डिविजिबल होने के लिए जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 होगी या 5 होगी। तो हमने दो केसेस बना लिए कि b की वैल्यू या तो 0 होगी या 5 होगी, इसके अलावा तो b की वैल्यू कुछ और हो ही नहीं सकती है। अब आते हैं a की वैल्यू पे, a की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 2 3। ए की वैल्यू तो आपको पता ही है 0 से लेकर 9 तक ले सकते हैं, तो मैं सारे केस लिख रहा हूँ। 2 3 0 ए की वैल्यू हो गई, और 7 0, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट तो 0 है। पहले केस 1 के सारे वो लिख रहा हूँ। उसके बाद अगला नंबर क्या होगा, 2 3 1 7 0। फिर अगला नंबर क्या होगा, 2 2 3 2 7 0। फिर अगला नंबर क्या होगा, 2 3 3 7 0। फिर अगला नंबर 2 3 4 7 0। फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, 2 3 5 7 0। फिर नेक्स्ट 2 3 6 7 0, 2 3 7 7 0, 2 3 8 7 0, 2 3 9 7 0। ये 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे, क्योंकि ए की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ रख सकते हो, 0 से लेकर 9 तक। अभी तो मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है, अभी चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ये तो अभी मैंने वो कॉम्बिनेशन लिख दिए जो 5 से डिविजिबल है। ऐसे अब यहाँ पे आ जाओ कि अगर b की वैल्यू 5 है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अगेन देखो, पहला हो जाएगा 2 3 0 7 5, ठीक है। अब b की वैल्यू 5 ले रहे हैं, 2 3 1 7 5, ठीक है, 2 3 2 7 5, 2 3 3 7 5, 2 3 4 7 5, ठीक है, 5 हो गए, 5 और लिख लेते हैं, 2 3 5 7 5, 2 3 6 7 5, 2 3 7 7 5, 2 3 8 7 5, 2 3 9 7 5। ये बन जाएंगे। अब आपको चेक करना है, ये तो देखो, ये तो 5 की डिविजिबिलिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से हमने ये दो केसेस बना लिए, 10 कॉम्बिनेशन यहाँ बने, 10 कॉम्बिनेशन यहाँ बने। अब आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। अगर सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर भी जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो चेक करते पहला, तो पहले इसमें देखो 2 + 3 5, 5 + 7 12। तो 12 जो होता है इसकी सारी डिजिट का सम 12 आया है, और 12 3 से डिविजिबल होता है, यानी ये जो मेरा नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। आप चेक कर लेना। फिर 2 3 5 5 + 1 6 6 7 13, ये डिविजिबल नहीं होगा। इसका सम आएगा 14, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका सम आएगा आपका 15, ठीक है, ये डिविजिबल होगा। फिर इसका सम आएगा आपका 16, ये डिविजिबल नहीं होगा। इसका सम आएगा 17, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका सम आएगा 18, ये डिविजिबल होगा। इसका सम आएगा 19, ये डिविजिबल नहीं होगा। इसका सम आएगा 20, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका सम आएगा 21, एक बार चेक कर लो, हाँ 21 आएगा, तो ये भी डिविजिबल होगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से केस 1 से आपको कितने आंसर मिले, 4। अभी केस बी पे आते हैं। यहाँ देखो सम करो सबका, 7 5 12, और 12 और 3 15 और 2 17, ये डिविजिबल नहीं है 3 से। इसका सम करोगे 18 आएगा, ये डिविजिबल है। फिर इसका सम करोगे 19 आएगा, नहीं है डिविजिबल। इसका सम करोगे 20 आएगा, नहीं है डिविजिबल। इसका सम करोगे 21 आएगा, डिविजिबल है। फिर इसका सम 22 नहीं डिविजिबल, 23 नहीं है डिविजिबल, 24 डिविजिबल है। फिर 25 नहीं है डिविजिबल, 26 नहीं है डिविजिबल। तो देखो 4 आंसर यहाँ से आए। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो, एक तो ये है मेरा आंसर, एक ये है आंसर केस 1 से। जब b की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, ये a की वैल्यू 0 ले ली। फिर दूसरा आंसर ये हो गया, ये भी आपका डिविजिबल है, ये भी आपका डिविजिबल है, और ये भी आपका डिविजिबल है। 4 आंसर केस 1 से आए, और 3 आंसर जो है मेरे केस 2 से आए हैं। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर मिले, टोटल 7 नंबर्स हैं इस टाइप के।
23A7B 23A7B टाइप के टोटल कितने नंबर है? 7 नंबर है। 7 सच नंबर्स विच आर ऑफ द टाइप 23A7B विल बी डिविजिबल बाई 15। क्या बात समझ में आ रही है? वो 7 नंबर कौन कौन सी है? ब्लू सर्कल्स में जो मैंने लिख रखे हैं। आई होप क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी रूल्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं उनका यूज़ करके आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, एक दो चीज़ें और हैं वो भी देख लेते हैं, मुझे लगा यहीं तक स्लाइड है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक दो बातें और हैं वो भी देख लेते हैं इस लेक्चर में, देन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। एलसीएम एंड एचसीएफ की बात कर लेते हैं। आई थिंक सबको पता है, ठीक है, सबको पता है एलसीएम एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन एनी टू और मोर नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई दो या दो से ज़्यादा नंबर हैं और उनके बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। अब वो एचसीएफ जो है, यानी कि जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं, वो दो नंबर के बीच में भी हो सकता है या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। When dealing only with numbers, यानी कि जब हम सिर्फ नंबर्स के साथ डील करेंगे तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो हम उसको GCDB शॉर्टकट में बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 4 और एक नंबर लिया मैंने 12, ठीक है। तो मैंने बोला कि 4 और 12 का एचसीएफ बता दो भाई ज़रा, ठीक है। तो हमने कहा 4 के फैक्टर करोगे क्या आएंगे? 2 × 2, सही है। 12 के फैक्टर करोगे क्या आएंगे? 2 × 2 × 3। तो बस आपको इनमें क्या देखना है? आपको इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो देखो, एक तो ये आपका ये कॉमन हो गया, एक तो ये 2 कॉमन हो गया, एक ये 2 कॉमन हो गया, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है। आई होप ये आपको पहले से पता होगा, बट एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि अगर मान लो कोई एक स्टूडेंट भी है जिसको ये बात नहीं पता है तो उसको इस लेक्चर के थ्रू वो बात पता चल जाए, ठीक है। डेट इज़ माई मोटिव, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है 11th में आके बहुत ही कोई कम बच्चे होते हैं जिनको ये सब बातें ना पता हो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी एक भी स्टूडेंट जिसको नहीं पता है देन ही विल गेट टू नो कि क्या एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मैंने नंबर्स लिए तो ये एचसीएफ आ गया। तो नंबर्स के केस में देखो मैंने लिखा भी है, व्हेन डीलिंग ओनली विद नंबर्स, अगर आप नंबर्स में डील कर रहे हैं तो आप इसको, ये जो 4 आंसर आया मेरा, इसको मैं GCDB बोल सकता हूँ, GCDB बोल सकता हूँ। एचसीएफ भी तो बोलेंगे ही बिकॉज ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और आप इसको नंबर्स के केस में आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल सकते हो, GCDB बोल सकते हो, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम होता है, एलसीएम इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एलसीएम किसे बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी एचसीएफ और एलसीएम की बात होती है तो वो सिर्फ नंबर्स की बात नहीं चल रही है, वहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे तो हम उनका भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम सबको ही पता होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज एवरीवन नोज अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। बहुत छोटी क्लासेस से आपको बताया जाता है, बट फिर भी जस्ट फॉर कंप्लीशन मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद फिर ये भी आपने पढ़ा होगा, शायद 9th या 10th में आपको पढ़ाया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये पढ़ा है, ठीक है। ये आपने क्लास 10th में शायद पढ़ाया जाता है। तो ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आपको याद रखना है ताकि कहीं आगे किसी क्वेश्चन में यूज़ हो तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये कहीं से नहीं आया, वही 9th 10th की बातें हैं, ठीक है। तो एचसीएफ क्लियर होगा।
एक बात ध्यान रखनी है कि जब नंबर्स में डील करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, तो उसके लिए एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। काफ़ी बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, उन्हें लगता है एचसीएफ कुछ अलग चीज़ है और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी कुछ अलग चीज़ है। कुछ अलग चीज़ नहीं है, ठीक है, सेम बात है, बस जो नंबर्स में चलता है तो हम उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल देते हैं। एलसीएम सबको पता है क्या होता है, ठीक है ना। फिर एक फार्मूला होता है जो क्लास 10th में आपको बताया जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो ये भी आपको याद रखना है। वही सारी बातें हैं जो आपको 10th में पढ़ाई जाती है, बस शायद आप भूल जाते हो या उतना उसको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हो उन सब बातों को, लेकिन इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके सब यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो ओके, सो नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारी बातें क्लियर होंगी इस वीडियो की, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में सेम ही बात बोलता हूँ, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो उसको ज़रूर रिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।